बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो चुके हैं। आज उन्होंने अपने हलफ भी उठा लिया और हलफ उठाने के बाद अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली। और सबसे पहला और जो बड़ा खड़ा किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट जो एक्ट था, जिसको चीफ जस्टिस साहब जो थे साहबका उमर अता बंदियाल साहब के दौर के अंदर उसके ऊपर काम या उसके ऊपर जो अमल दरामद था वो रोक दिया था। उस केस के ऊपर कल उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है और कल अहम और बड़ा फैसला किया जाएगा और उसके बाद मामला जो हैं वो राइट ट्रैक के ऊपर जाएंगे या फिर लेफ्ट, जैसे भी, मतलब वो कल सिमत का तयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर देगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे और आज जो उनकी तकरीब हुई है वो क्यों मुतनाज़ा हुई है, इसके ऊपर मुख्तसर अहवाल सुनेंगे। नाज़रीन, आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो एक दिली ख्वाहिश और मुराद थी या फिर जिद थी वो पूरी हो चुकी है। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और अब उन्होंने इसकी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने ऐवान सदर में उनसे हलफ उठाया और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने किसी से मुसाफिया या फिर हाथ नहीं मिलाया। अलबत्ता सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब को जो है वो साथ बैठ कर मुबारकबाद दी और वो हल्की सी आवाज़ जब वो हलफ उठा रहे थे तब आई। लेकिन इस हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर कुछ तनाज़ा ऐसा हुआ, एक इशू पैदा हुआ और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है और कुछ लोगों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपनी जो अहलिया हैं उनको साथ खड़े होकर हलफ उठाया है। जब वो हलफ उठा रहे थे तो सारी टीवी चैनल्स की स्क्रीनों के ऊपर इंटरनेशनली या फिर नेशनली कल के अखबारात में भी यही चीज़ें होंगी कि उनकी अहलिया सरीना ईसा जो हैं वो उनके साथ खड़ी हुई थी और उनके साथ खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माजी के जो चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो सास की कॉल्स के ऊपर या फिर सास के कहने के ऊपर जो फैसले करते थे और वो जो सास जज, सास कोर्ट मशहूर हो गई। तो क्या अब इसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या ये बेगम कोर्ट हो गई है, वाइफ कोर्ट हो गई है? तो ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी अहलिया को साथ खड़े होकर उन लोगों को यह पैगाम दिया है कि जिस जरिए मेरी मिसेस को तुम लोगों ने टारगेट किया और उनको आपने जिस तरीके से अदालतों के धक्के पड़वाए, उनको उनका रिमांड हुआ, ऐसा चीज रिमांड से मुराद ये कि जिस तरीके से उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जाती रही, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या फिर जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो ये केस था या फिर जो सदारती रेफरेंस था उसको जो है वो ख़त्म किया गया। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बताया जाता है कि किया गया, लेकिन बावजूद उसके वो जो है वो इस सारी सिचुएशन से निकले और अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। और अब उनका कंडक्ट क्या होगा इस तनाज़े के बाद, अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हलफ बर्दारी जो है वो सबसे मेन और बड़ा मरला होता है किसी भी ओहदे के ऊपर जाने के लिए। और जबकि आप किसी ओहदे के ऊपर आते हैं तो आपकी जो हलफ बर्दारी होती है वो बड़ी मानी खेज और इम्पोर्टेंट होती है। इससे बढ़कर आपकी कोई और कंडक्ट नहीं हो सकता। अगर आप उस कंडक्ट में अपनी अहलिया को साथ खड़े करके ये काम कर रहे हैं तो ये यकीनन आपके बाकी कंडक्ट के ऊपर भी जो है वो मुतासिर हो सकता है। लेकिन उनकी अहलियाँ हैं, जाहिर है वो उनकी ख्वाहिश थी, वो उसको माना गया। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर ये पैगाम देना मुनासिब नहीं था, ये वाला मैसेज देना मुनासिब नहीं था। आप अपने फैसलों से मैसेज देते, आप कानून और आइन के मुताबिक काम करते, आप वोट देते तो समझ में आती। लेकिन यहाँ पर आपने, कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, भाई किस खाते में वुमेन एम्पावरमेंट? जस्टिस आयशा मलिक जब सुप्रीम कोर्ट की जज बन रही थी तो उनके खिलाफ क्या क्या गलीज मुहिम शुरू नहीं की गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं
जो आपके अगेंस्ट फैसले देते थे, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ फैसले देते थे, तो फिर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए उनके टेप करते थे फ़ोन, और वो फिर आप पब्लिकली रिकॉर्ड करते थे, और फिर आपने जिस तरीके से तमाशे मचाए, तो क्या वो उस वक्त आपको औरतें नज़र नहीं आई थी? तो बात यह है कि अदालत किसी भी मुल्क की हो, वो उस मुआशरे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए, तो फिर मुल्क में या उस सोसाइटी में या मुआशरे में या उस जो भी मतलब जहाँ पे भी रियासत या स्टेट जो भी है, तो वहाँ पर लोग अपनी अदालतें खुद लगाना शुरू कर देते हैं। अगर अदालतों को मुतनाज़ा बना दिया जाए या फिर अदालतों के फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए, तो वो बड़ी इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। या फिर उनके खिलाफ रियासती लेवल के ऊपर मुहिम शुरू की जाए, तो वो सोसाइटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर सस्टेन नहीं करती, बरकरार नहीं रह जाती, वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए वो यही होगा, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कई मामलात के अंदर जो है वो उन्होंने अच्छे फैसले दिए, और वो फैसले जो है वो जो हमारी कुव्वतें हैं उनके अगेंस्ट गए, हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़ गए, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे या फैसला था, वो अमल दरामद उसके ऊपर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भारी साबित रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिस भारी रहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री भारी रही, वजारत ख़जाना भारी रही, फंड्स फराम नहीं किए गए, पार्लियामेंट को ऊपर भारी साबित करने की कोशिश की गई। मतलब आप नाम लें तो आपके सुप्रीम कोर्ट और जो अदालतें हैं वो कमज़ोर हुई, और जस्टिस बंदियाल साहब के दौर में आप कह सकते हैं कि हमारी अदलिया के ऊपर जो है वो कू किया गया, और अदालती फैसलों के ऊपर कू किया गया और उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया। कोई हाई कोर्ट हो, वहाँ पर उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया गया। सियासी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस बनाए गए, और इन केसेस के ऊपर जब अदालतें रिलीफ देती थी, जब अदालतें की फैसला देती थी, किसी को जमानत देती थी, तो फिर एक नया मुकदमा बनाकर उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता था। फौजी अदालतें, 9 मई का वाक़या हो, उसके बाद से बहुत इश्यूज़ पैदा हुए। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के ऊपर भी इशूज़ सामने आए। इसके अलावा जो सियासी मुकदमात हैं वो एक बड़ा चैलेंज होगा, बिलखसूस आम इंतखाबात जो कि 90 रोज़ के अंदर आइन कहता है होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस शक को तस्लीम नहीं कर रहा। वो आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत जा रहा है और नई हल्का बंदियाँ कर रहा है। अब 90 रोज़ के अंदर जिसमें आइन बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक माजी का हुक्मनामा सामने आया था, वो भी बड़ा क्लियर है, लेकिन अचानक ये तब्दील कर दिया गया, और ये भी एक बड़ा इशू होगा नए चीफ जस्टिस के लिए। और फिर सबसे बड़ा मामला कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। जस्टिस गुलजार साहब के दौर में उनको इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके खिलाफ मुकदमात सुनने से रोका गया था। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि अज़ाइम तो उनके उस वक्त नज़र आ गए थे कि ये अपने मुखालफिन के खिलाफ फैसले देंगे। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, या फिर वो अपने घर और ज़ात से बाहर निकल कर सोचेंगे, या फिर अंदर ही रहेंगे, उसी के अंदर खेलते रहेंगे, या फिर उसी के तहत चलते चलेंगे। एक कल दोस्त हैं हमारे, उनसे बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इनके आने के बाद, यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के आने के बाद कोई इनकलाब नहीं आएगा। ये उनके आबा अजदाद, इनकी फैमिलीज़, ये इसी सिस्टम की बेनिफिशरी हैं, इससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, और ये इसी सिस्टम को मजबूत करेंगे, इसको कमज़ोर नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को मायूसी होगी, लेकिन फिर इनका टेस्ट होगा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का फिर टेस्ट होगा। काजी साहब, क्योंकि जस्टिस बंदियाल के ऊपर आपने बेशुमार लोगों ने तनकीदें की, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाया गया, टीवी चैनल्स के ऊपर उनके खिलाफ प्रोग्राम्स किए गए। पहली दफ़ा हमने देखा कि ओपनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों के कंडक्ट को टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कस किया गया, सियासत के अंदर डिस्कस किया गया, पार्लियामेंट के अंदर लताड़ा गया। एक इदारा जाती इख्तलाफात हमें सामने देखने को मिले। अब वो देखते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब अगर कोई फैसला देते हैं, कोई काम करते हैं, अगर उनके ऊपर तनकीद होती है, तो क्या वो इस तनकीद को बर्दाश्त करेंगे, या फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में, या फिर किसी और तरीके से मीडिया को परेशान करेंगे, या फिर लोगों को, एक्टिविस्ट्स को परेशान करेंगे। लेकिन जस्टिस बंदियाल का दौर इस सारे मामलात के अंदर कुछ बेहतर इसलिए रहा क्योंकि उनके दौर में ना तो तौहीन अदालत लगी और ना ही
जो है वो किसी मीडिया या फिर किसी टीवी चैनल के मालिकान को बुलाकर उनके खिलाफ जो है वो उनको तंग किया गया हो या फिर उनको प्रेशराइज किया गया हो। ये आने वाला वक्त बताएगा। ये कुछ छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में काजी फायज़ ईसा साहब के लिए होगा, आम इंतखाबात वाला। उस पर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर तो वो आम इंतखाबात कराने का फैसला दे देते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट भी करवा लेते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि जो उनके खिलाफ बाकी मामला थे वो किसी अहमियत के काबिल नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो। ये था आज वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।